मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा, स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। वापसी में उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। त्रिशा शर्मा मौत मामले में गिरीवाला सिंह के घर पहुंचे सीबीआई, जल्द हिरासत में ले सकती है सीबीआई। समर्थ और गिरीवाला से एक साथ हो सकती है पूछताछ। राजधानी भोपाल में इंसानियत हुई शर्मसार। हमीद अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद खुले में हुई शव की सिलाई। शव को नग्न अवस्था में मर्चुरी से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी। कई जिलों के तापमान 45 डिग्री से ऊपर। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवा और आप देख रहे हैं IND24। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, जहां प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने और गर्मी से बचाव के सभी आवश्यक उपाय अपनाने की सलाह भी दी है। वही बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ग्रीष्मकाल के दौरान बढ़ते तापमान से होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिक सतर्क रहें और खुद को सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो वहीं सीएम ने अपील की है कि लोग घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें और खुद को हाइड्रेटेड बनाए रखें। और भीषण गर्मी में लापरवाही स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। और मुख्यमंत्री ने उन सेवाभावी नागरिकों की सराहना की है जो अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके में पेयजल की व्यवस्था कर राहगीरों की प्यास बुझा रहे हैं। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यात्रियों को पानी पिलाने वाली सामाजिक संस्थाओं के कार्य की भी प्रशंसा की है। सीएम ने कहा है कि ऐसे प्रयास समाज में मानवता और सेवा भावना को मजबूत करते हैं और सभी को इस तरह के कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। और गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग कांड हुआ। बता दें, एमबीबीएस के 18 छात्र निलंबित कर दिए गए। 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है। छात्रों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 2024 बैच के 10 छात्र इसमें शामिल हैं। तो वही 2023 और 2022 बैच के छात्रों पर भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 5 जूनियर छात्रों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है। जूनियर छात्रों की शिकायत के बाद मामला सामने आया है। तो आपको बता दें, पूरा मामला गोरखपुर का, जहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग कांड हुआ और उसके बाद एमबीबीएस के 18 छात्र निलंबित किए गए। 1 महीने के लिए निलंबित किया गया है। छात्रों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वही बता दें कि 2024 बैच के 10 छात्र इसमें शामिल हैं। तो 2023 और 2022 के बैच के छात्र भी इसमें शामिल हैं। 5 जूनियर छात्रों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी। इस खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ नरसिंह प्रजापति जुड़ चुके हैं। नरसिंह, देखिए, ये रैगिंग का बड़ा मामला सामने आ रहा है गोरखपुर से, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? जी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2 साल के बाद ये मामला आया है। लगातार रैगिंग होती थी, लेकिन लड़के शिकायत नहीं करते थे। मानसिक राजेंद्र हॉस्पिटल जूनियर छात्रों के साथ अभद्रता व्यवहार, गाली गलौज की मामले सामने आए हैं। तो इसको लेकर छात्र ने मेडिकल एसोसिएशन से भी शिकायत किए थे, लेकिन जब इसका संज्ञान लिया गया तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल। और आगे कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है नरसिंह? जी, आगे कार्रवाई हुई है कि जो पहले प्रचार थे डॉक्टर राम कुमार जायसवाल, उनको हटा दिया गया। नए प्रचार डॉक्टर धर्मेंद्र जो आए हैं आगरा से, उनकी अभी नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, पूरा मामला जो है रैगिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। एक बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। जूनियर छात्रों की शिकायत के बाद ये पूरा मामला खुला है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अमरोहा में सड़क पर बवाल। बाइक सवार और पिकअप चालक आपस में भिड़े, दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। बता दें कि मारपीट से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो वहीं चौपला चौराहे पर
जाम लगा। सीसीटीवी के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो पूरा मामला अमरोहा का बताया जा रहा है, जहां सड़क पर बवाल साफ तौर पर नजर आया है, जहां बाइक सवार और पिकअप वाहन आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले के बाद चौपला चौराहा पर लंबा जाम भी लगा। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां एक दूसरे को लाठी डंडे मारते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार रहे हैं और अमरोहा का ये वीडियो है। सड़क पर जमकर बवाल की स्थिति नजर आई और जिसकी वजह से लंबा जाम भी लगा। चौपला चौराहा पूरी तरह से जाम से प्रभावित हुआ। आपको बता दें, अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस बड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बता दें कि अमरोहा के सड़क पर जमकर मचा बवाल और बाइक सवार और पिकअप चालक आपस में भिड़े। वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और खबर रायबरेली से है, जहां जनपद में बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। वहीं त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। साथ ही साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार व्यवस्थाओं का जायजा भी लेते रहे। हालांकि संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और पीएसी बल तैनात रहा, तो वहीं अधिकारियों ने लोगों से भाईचारा और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। तो बता दें, रायबरेली में शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद मनाई गई। ईदगाहों में नमाज अदा हुई। बकरीद पर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। बकरीद के त्योहार पर यहाँ पर डबल फाटका ईदगाह में हमारे द्वारा देखा गया। सभी जगह पर अभी नमाज संपन्न हो गई है, सभी ईदगाह और मस्जिदों में, और सभी जगह ठीक से सफिशिएंट रूप से शांतिपूर्ण कराया जाएगा। बस यही व्यवस्था है। और खबर उन्नाव से है, जहां पानी को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि गांव निवासी दिलीप गौतम ने अपने परिजनों के साथ मिलकर एक युवा दंपत्ति के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल पीड़िता ने बताया कि आरोपी रिश्ते में उसका मुंहबोला देवर है, जो आए दिन गाली गलौज और मारपीट करता है। वहीं विरोध करने पर आरोपी ने उसके पति को बुरी तरह पीटा और बीच बचाव करने पहुंची पत्नी के साथ भी मारपीट की। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई और न्याय की मांग की है। उन्नाव का पूरा मामला, जहां पानी के विवाद में युवा दंपत्ति से मारपीट की गई। और जबलपुर से बड़ी खबर, जहां कुएं में मिला बुजुर्ग महिला का शव। 75 वर्षीय पुष्पा शर्मा का शव मिला। इलाके में हड़कंप मचा, जहां घर में अकेली थी विधवा महिला। दोनों बेटे शहर से बाहर थे। मौत या फिर हत्या, घर के हालात देखकर पुलिस को गहरा शक हो रहा है। राज्य पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, मामले को लेकर पुलिस और आला अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। तो पूरा मामला जबलपुर का बताया जा रहा है, जहां कुएं में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला। 75 वर्षीय पुष्पा शर्मा का शव मिलने से हड़कंप मचा। इलाके में सनसनी फैली। घर में अकेली थी महिला और साथ ही साथ दोनों बेटे जो कि शहर से बाहर थे। अब पुलिस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा रही है, क्योंकि ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये मौत है या फिर हत्या। और घर के हालातों को देखकर पुलिस को गहरा शक है ये हत्या है। और फिलहाल आपको बता दें कि राज्य पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ देव जुड़ चुके हैं। देव, क्या पूरा ये मामला है? बुजुर्ग महिला का शव मिला है कुएं में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है रांझी थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां अन्ना बाबा मोहल्ले में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कुएं में जो है वो शव उतराता हुआ मिला है रांझी पुलिस को। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची, शव को बाहर निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया है। पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि जो घर की स्थिति थी वो काफी जो रहस्यमय स्थिति बनी हुई थी। साथ ही जो दोनों लड़के हैं मृतका के, वो दोनों बाहर हैं।
और उसके बाद जो है पुलिस अब ये पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुड़ गई है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा कि ये आत्महत्या है या कोई किसी के द्वारा ये पूरी साजिश रचकर हत्या की गई है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या खुलासा करती है। जी बिल्कुल देव जी, देखना होगा क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजधानी भोपाल में इंसानियत शर्मसार हुई, जहां हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद खुले में शव की सिलाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार बजरिया थाना में अज्ञात का शव मिला था। शव की शिनाख्त नहीं होने के बाद कल शव का पोस्टमार्टम करवाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव को नग्न अवस्था में मर्चरी से बाहर निकाला गया। नियम है कि पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर ही पोस्टमार्टम और शव की सिलाई होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, डॉक्टरों की निगरानी में ये प्रक्रिया होनी चाहिए तो मृतक की देह के सम्मान से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद उसके हमीदिया अस्पताल में ये बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है हमीदिया अस्पताल के पोस्टमार्टम के बाद हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद खुले में शव की सिलाई की जा रही है। साफ तौर पर देखा जा सकता है जहां खुले में शव की सिलाई की जा रही है और नग्न अवस्था में ये जो शव है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अब इसे लेकर एक शर्मनाक जो तस्वीर है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बजरिया थाना में यह अज्ञात शव मिला था, जिसके बाद शव की शिनाख्त नहीं होने के बाद कल शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। और नियमों के अलग अगर देखें तो हमीदिया अस्पताल के बाहर शव की सिलाई की जा रही है। अब इस वीडियो के आधार पर बड़ी कार्रवाई देखनी होगी। फिलहाल आपको बता दें कि हमीदिया अस्पताल के पोस्टमार्टम के बाद खुले में इस शव की सिलाई की जा रही है। और खबर रायपुर से, लोक कलाकार और पद्म विभूषण सम्मानित तीजन बाई की हालत गंभीर है। बता दें कि एम्स रायपुर के MICU में चल रहा इलाज गंभीर स्थिति में ट्रॉमा एवं इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया है। जनरल मेडिसिन विभाग की निगरानी में उपचार हो रहा है। मेडिसिन, पल्मोनरी और नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञों की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। तो बता दें कि रायपुर में लोक कलाकार और पद्म विभूषण सम्मानित तीजन बाई की हालत गंभीर। एम्स रायपुर के MICU में इलाज जारी है। मेडिसिन, पल्मोनरी और नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सूरजपुर के शिवनंदनपुर में नगर पंचायत चुनाव का प्रचार अब पूरी तरह राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। 3 दिनों तक चले धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और राजनीतिक टकराव के बाद प्रशासन के आश्वासन पर कांग्रेस ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन विवाद यही नहीं थमता दिख रहा है। आंदोलन समाप्त होने के बाद मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस अधिकारियों को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे छत्तीसगढ़ की सियासत का पारा और भी हाई कर दिया। अब इस बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। देखिए रिपोर्ट। सूरजपुर के शिवनंदनपुर में शुरू हुआ विवाद अब 3 दिन बाद जाकर के शांत हुआ। कांग्रेस ने प्रशासन पर दबाव बनाया, धरना दिया, आंदोलन किया और आखिरकार प्रशासनिक फैसलों के बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेता एक ही मंच पर दिखाई दिए। यानी मामला सिर्फ स्थानीय चुनाव का नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस ने इसे सीधे राजनीतिक प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया। और फिर मंच से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे विवाद को और गर्मा दिया। भूपेश बघेल ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सरकारें आती जाती हैं, हमारी भी सरकार आएगी तो हम भी याद रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब दीपक बैज और TS सिंहदेव धरने पर बैठ गए तो कांग्रेसियों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। वहीं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि अपराधियों को भाजपा सरकार रोक नहीं पा रही है। थाने में झूठी रिपोर्ट लिखाकर लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने सही कहा है कि आज भाजपा सरकार है, कल हमारी सरकार होगी। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। यदि TS सिंहदेव जी हमारे अनशन में बैठ गए, प्रदेश अध्यक्ष भूख हड़ताल में बैठ गए, तो प्रदेश के कांग्रेस जन चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। इस बात को समझ लीजिए आप। और उस थानेदार का नाम
हम लोग हमेशा याद रखेंगे, सरकार आती रहती जाती रहती है, किसी दिन हमारी भी सरकार आएगी। फिर थानेदार समझ ले और एसपी और आईजी भी समझ ले, जब आपकी जानकारी में आ गई तो सुधार लीजिए, और नहीं सुधारेंगे तो याद रखा जाएगा। एक नेता और एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ में जिस प्रकार से आर्म्स एक्ट लगाए गए, एफआईआर किया गया, मैं समझता हूँ ये सरासर गलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी को तो पुलिस रोक नहीं पा रही है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर में थाने में झूठी रिपोर्ट लिखकर उसको अरेस्ट करने का काम किया जाता है। भूपेश बघेल जी ने कोई गलत बात नहीं कही। भूपेश बघेल जी ने कहा सरकार है, सरकार के सह में, सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की गलत चीजों को मत करो। सरकार तो आना है और जाना है। अधिकारियों को और प्रशासन को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सत्ता किसी के अकेले की नहीं है। शिवनंदनपुर का ये विवाद अब स्थानीय चुनाव से बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ कांग्रेस अपनी ताकत और सड़क पर संघर्ष दिखाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी कानून और प्रशासन की आड़ में कांग्रेस को घेर रही है। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल खौफ के साए में प्रदेश चलाया। कांग्रेस के राजनीतिक आतंकवाद से जनता परेशान रही। कांग्रेस सरकार ने पूरे सिस्टम में डरा धमकाकर काम कराने की परंपरा डाली। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। विजय शर्मा ने कहा कि कवर्धा मामले में उनके खिलाफ भी आर्म्स एक्ट लगा था, लेकिन उन्होंने कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस आखिर पुलिस को धमकाकर क्या हासिल करना चाहती है। कांग्रेस ने 5 साल खौफ और डर के साए में प्रदेश को चलाया है, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन हो, आम जनता हो। पूरा छत्तीसगढ़ इनके राजनीतिक आतंकवाद से पीड़ित रहा है। जब जब इनकी सरकार आती है, इस प्रकार के इनके द्वारा ऐसे धमकाने का, डराने का, डरा धमका कर काम कराने का, ये इनके यहाँ परंपरा में है। और इसी बात को भूपेश बघेल जी दोहरा रहे हैं। कवर्धा में मैं था, मुझ पर आर्म्स एक्ट लगाया गया था, जेल डाला गया था। मैंने क्या किया था? कौन सा हथियार मेरे हाथ में था? मैं ये कहना चाहता हूं इनसे कि कोर्ट ने निर्णय किया, अंतिम फैसला हुआ। आज इनको अगर कोई दिक्कत होगी, कोई गलत होगा तो कोर्ट का निर्णय आएगा। आज जांच पुलिस को करने दिया जाए। पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं पुलिस को कि आएगी सरकार तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसा धमकी देंगे तो इनकी सरकार कभी नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनता समझती है, इनको समझना चाहिए। पुलिस अपना प्रशासनिक काम कर रहा है। शिवनंदनपुर का राजनीतिक ड्रामा भले ही धरना खत्म होने के साथ ही थम गया हो, लेकिन बयानबाजी की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। भूपेश बघेल की चेतावनी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, तो बीजेपी ने उसे सीधी धमकी और हताशा की राजनीति बता दिया। अब सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं रहा, बल्कि सत्ता, सिस्टम और सड़क पर ताकत दिखाने का बन चुका है। फिलहाल सूरजपुर की राजनीति में लोकतंत्र से ज्यादा ललकार की गूंज सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेहरू को लेकर कई भ्रामक बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं, जिनमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में विज्ञान और आधुनिक संस्थानों की नींव नेहरू ने रखी, जिसमें IIT, IIM, AIIMS और ISRO शामिल है। दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर इतिहास को लेकर गलत प्रचार करने और विचारधारा को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर विचारधारा की लड़ाई लड़ने की अपील की है। जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा जो थी, जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने भारतीय संविधान में इनका उल्लेख करवाया, आज वो भी किस प्रकार से बदलने का प्रयास किया जा रहा है आप सबके सामने। आप समझ लीजिए कि किस माहौल में जवाहरलाल जी नेहरू को प्रधानमंत्री बना। आज जितनी भी संस्थाएं हैं जिसका श्रेय मौजूदा शासन ले रहा है, ये सब संस्थाएं किसने स्थापित की? IITs, IIMs, एम्स, ISRO, DRDO सब उन्होंने बनाया। किस प्रकार से ये लोगों ने एक अफवाहों के बाजार को गर्म रखते हुए उन्होंने जवाहरलाल
को किस कदर बदनाम किया, इंदिरा जी को बदनाम किया, इसे हमें इतिहास के सही पन्नों में समझने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर डर और धमकाने की राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के एक साथ नजर आने पर तंज कसते हुए कांग्रेस में समन्वय की कमी का दावा किया। सूरजपुर मामले को लेकर कांग्रेस के आंदोलन को उन्होंने राजनीतिक प्रदर्शन बताया, तो वहीं इबोला वायरस को लेकर बढ़ी सतर्कता पर मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम अलर्ट है और बढ़ती गर्मी को देखते हुए उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की, अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। कांग्रेस ने 5 साल डर के साए में प्रदेश को चलाया है। पूरा छत्तीसगढ़ इनके राजनीतिक आतंकवाद से पीड़ित रहा है। अब किसी ने इनसे सफाई तो पूछा नहीं है कि आप एक हैं कि अलग अलग हैं। तो कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। इनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है और यही कारण है स्थानीय कुछ चुनाव हैं, उसमें जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए इस प्रकार के ये वातावरण दिखाने का और बताने के सब प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति को अगर न्याय हमारी पुलिस प्रशासन दे रही है तो उस न्याय को दबाने के लिए क्या ये धरना प्रदर्शन उचित है? ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। अच्छा होता किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करते। गलत को सही करवाने के लिए इस प्रकार का हठ योग या धरना प्रदर्शन, मुझे लगता है कि ये केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। ऐसी बीमारी की आशंका या वायरस या बैक्टीरिया जनित कोई भी ऐसा बीमारी की आशंका होती है तो हम जो है उसकी तैयारियां करके रखते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट एहतियातन समय समय पर जो चाक चौबंद व्यवस्था करती है उसी प्रकार इसको भी किया गया है। मुझे लगता है कि अभी तक की रिकॉर्ड गर्मी, एवरेज लेंगे सभी जगहों का तो रिकॉर्ड गर्मी है और अभी नौतपा का ये तीसरा ही दिन है। आमजन से मेरा निवेदन है, अपील है कि धूप से एकदम बचें। सुबह धूप होने से पहले कार्य को निपटाएं, दोपहर में घरों में रहें और जब धूप कम हो जाए तब जो है अपने कार्यों को लगें। और इसके लिए हमारे सभी सेंटरों में, उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर टर्सरी केंद्रों तक हमारी पूरी व्यवस्थाएं हैं। हमने सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था कर रखा। और छतरपुर के लवकुश नगर थाना पुलिस ने अक्टोहा तिराहा में हत्या का प्रयास और घटना को लेकर अंजाम देने वाले 8,000 के इनामी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल लवकुश नगर क्षेत्र के अक्टोहा तिराहा में 23 मई की रात हत्या और हत्या के प्रयास संबंधी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद घटना में घायल कृष्णकांत गुप्ता की अस्पताल में मौत हो गई। दूसरे घायल सत्येंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उधारी के पैसे लिए थे, जिस कारण विवाद उत्पन्न हुआ और घटना को अंजाम दिया गया। बीच में विवाद हुआ था जिसमें चाकू लगने से कृष्णकांत गुप्ता की मृत्यु हुई थी और एक और युवक घायल हुआ था। उसके पश्चात 4 नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिनको चारों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से और पूछताछ करने पे 7 और नामों का खुलासा हुआ है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें रवाना है। इसमें एसडीओपी लवकुश नगर के नेतृत्व में उनके सब डिवीजन के थाना और थाना प्रभारियों के द्वारा इंदौर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक को सागर के पास से गिरफ्तार किया गया है और एक को घटनास्थल के पास से गिरफ्तार किया गया था। जो 7 और नाम आए हैं उनके लिए भी इनाम घोषित किया जा रहा है। पूर्व में जो 8,000 रुपये का इनाम घोषित था वो इस अपराध पे, और साथ ही आईजी सर के द्वारा भी इस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पैसे का स्रोत क्या है और किस कारणों से विवाद हुआ था, तात्कालिक क्या कारण रहे जिसकी वजह से हत्या कारित की गई, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और छतरपुर से बड़ी खबर, जहां 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। बता दें कि तलवा पुरवा गांव में जमकर लाठियां चली। पटेल और पाल परिवार के बीच ये विवाद हुआ। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं, जहां घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आधी रात एसपी कार्यालय पहुंचे पटेल परिवार के लोग, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी। बता दें घटना का वीडियो सामने आने के बाद ये जांच तेज कर दी गई है। तो छतरपुर का पूरा मामला बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। तलवा पुरवा गांव में जमकर लाठियां चली। इतना ही नहीं बल्कि पटेल और पाल परिवार के बीच ये विवाद हुआ। देखिए वीडियो सामने आया है, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है।
और भोपाल पहुंचे भगवान बुद्ध के परम शिष्यों के पवित्र अवशेष। बता दें, राजा भोज एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। मंत्री प्रहलाद पटेल एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। राजकीय सम्मान के साथ पवित्र अस्थि अवशेष रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्वागत किया। नई दिल्ली के लिए रवाना किए जाएंगे ये अवशेष। सार्वजनिक दर्शन के बाद मंगोलिया भेजे जाएंगे अवशेष। साथ ही साथ श्रद्धालुओं में पवित्र अवशेषों को लेकर उत्साह जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, भोपाल पहुंचे भगवान बुद्ध के परम शिष्यों के पवित्र अवशेष, जहां राजा भोज एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND24। नमस्कार।